और आइए फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सुपरफास्ट 100 में मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करेंगे। बीजेपी शिवसेना गठबंधन पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नामांकन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन सीटों के किसी भी फॉर्मूले पर बीजेपी शिवसेना में बात नहीं बन पाई है। आज ये पता चल जाएगा कि गठबंधन रहेगा या नहीं। शिवसेना से गठबंधन जारी रखा जाए या नहीं, इसे लेकर मुंबई में बीजेपी की कोर कमेटी की अहम बैठक चल रही है। इसी बैठक पर गठबंधन का भविष्य टिका हुआ है। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना बार बार एक ही फॉर्मूले पर अड़ी हुई है और बीजेपी के साथ साथ सहयोगी दलों का ख्याल तक नहीं रख रही। शिवसेना की ओर से लगातार जिस प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं, उन प्रस्तावों में हमको या हमारे जो बाकी 4 मित्र पक्ष है, इनको अकोमोडेट करने के लिए जिस प्रकार का विचार होना चाहिए, उस प्रकार का विचार होता नजर नहीं आ रहा। उधर शिवसेना ने पलटवार किया है कि पार्टी ने नरम रुख दिखाते हुए 3 सीटें छोड़ने का प्रस्ताव दिया था। शिवसेना नेता दिवाकर राउते ने दावा है कि शिवसेना 148 सीटों पर लड़ने को तैयार है। शिवसेना ने बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी पर नाराजगी जताई है। दिवाकर राउते ने कहा कि गठबंधन को लेकर बात फाइनल स्टेज में थी, तभी रूढ़ी ने गठबंधन टूटने की अफवाह फैला दी। हालांकि महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने पार्टी आला कमान ने गठबंधन तोड़ने के कोई निर्देश नहीं दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना गठबंधन सबके हित में है। शिवसेना ने कहा कि गठबंधन रखने या न रखने के बारे में बीजेपी को फैसला लेना है। दिवाकर राउते ने कहा कि गठबंधन टूटता है तो शिवसेना बीजेपी को चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। इससे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर के घर शिवसेना नेताओं ने नए प्रस्ताव पर काफी माथापच्ची की। शिवसेना की को फैसला लेना है। दिवाकर राउते ने कहा कि गठबंधन टूटता है तो शिवसेना बीजेपी को चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देगी। इससे पहले महाराष्ट्र के बीजेपी चुनाव प्रभारी ओम माथुर के घर शिवसेना नेताओं ने नए प्रस्ताव पर काफी माथापच्ची की। शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई दिवाकर राउते थे, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला। गठबंधन में गतिरोध के बीच बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज अपना मुंबई दौरा भी रद्द कर दिया था। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी शिवसेना में बात बनती न देख उन्होंने मुंबई जाने का फैसला रद्द कर दिया। शिवसेना बीजेपी में जारी गतिरोध को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी बातचीत प्रक्रिया चल रही है, परिणाम का इंतजार करना चाहिए। वहीं शिवसेना कोटे से मोदी सरकार में मंत्री अनंत गीते ने कहा कि अगर गठबंधन टूटता भी है तो वो मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। आरपीआई अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी शिवसेना में जारी गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नामांकन को 2 दिन बचे हैं और अभी तक सीटों का फैसला नहीं होने से भ्रम की स्थिति है। कल महागठबंधन को लेकर नए फॉर्मूले पर बात भी चली थी, जिसमें शिवसेना के लिए 151 सीटें तय की गई थी तो बीजेपी के लिए 123। वहीं बाकी 4 छोटे सहयोगी दलों के लिए 14 सीटें रखी गई, लेकिन ये फॉर्मूला भी नहीं चला। शिवसेना से गठबंधन को लेकर जारी गतिरोध के बीच बीजेपी नेताओं ने नामांकन भरना शुरू कर दिया है। नेता विपक्ष एकनाथ खड़से ने जलगांव की मुक्ताई नगर सीट के लिए पर्चा दाखिल किया। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूट की कगार पर है। सीटों का बंटवारा तय होने से पहले ही कांग्रेस ने कल 118 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, तो एनसीपी ने भी अपने मौजूदा विधायकों को नामांकन भरने को कह दिया है। एनसीपी के मौजूदा विधायकों में से एक नवाब मलिक ने पर्चा भर दिया है। मलिक ने मुंबई के अणुशक्ति नगर सीट से नामांकन किया, वो यहीं से मौजूदा विधायक भी हैं। एनसीपी विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। मुंबई से सटे ठाणे से उन्होंने नामांकन किया। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने अहमदनगर जिले के शिरडी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। नामांकन दाखिल करने के लिए वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे। लिस्ट जारी होते ही कांग्रेसियों ने भी पर्चा भरना शुरू कर दिया है। कृपाशंकर सिंह ने मुंबई की कलीना विधानसभा सीट से पर्चा भरा। समर्थकों के जुलूस के साथ वो पर्चा भरने यहां पहुंचे थे। गोहाना से हरियाणा जनहित कांग्रेस के प्रत्याशी धर्मपाल मलिक के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पार्टी सुप्रीमो कुलदीप बिश्नोई और जनचेतना पार्टी चीफ विनोद शर्मा ने शिरकत की। हवन के बाद धर्मपाल मलिक ने सोनीपत एडीसी ऑफिस में नामांकन किया।
कार्यालय के उद्घाटन के बाद कुलदीप बिश्नोई और विनोद शर्मा ने गोहाना से धर्मपाल मलिक और बड़ौदा से राजकुमार शर्मा को भारी मतों से जिताने की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि एचजेसी और जेसीपी दोनों भ्रष्टाचार को खत्म कर हरियाणा में मजबूत सरकार बनाएंगे। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में हरियाणा जनहित कांग्रेस ने 58 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। वहीं जनचेतना पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। बतौर प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। शाम 4:15 बजे प्रधानमंत्री एयर इंडिया के विमान से अमेरिका के लिए रवाना हुए। सत्ता में आने के बाद मोदी की यह सबसे बड़ी और सबसे अहम यात्रा मानी जा रही है। 26 सितंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का आधिकारिक दौरा शुरू होगा। 27 सितंबर को मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देंगे और फिर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हैं। 28 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी का खास कार्यक्रम है। वो मेडिसन स्क्वायर में अमेरिकी मूल के भारतीयों को संबोधित करेंगे, जिसके लिए लॉटरी के जरिए 20,000 लोगों को चुना गया है। 29 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में होंगे और यहां 29 और 30 सितंबर को व्हाइट हाउस में मेजबान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से उनकी बात होगी। दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। ओबामा और मोदी की मुलाकात में आईएसआईएस आतंकियों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकता है। माना यह जा रहा है कि मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ओबामा मोदी से आईसिस के खिलाफ लड़ाई में सहयोग की मांग कर सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा के अलावा पीएम मोदी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन से भी मुलाकात करेंगे। मोदी तकरीबन 50 अमेरिकी सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं खाएंगे। उनका नवरात्र का व्रत चल रहा होगा। ऐसे में अमेरिका उनके स्वागत में व्रत में खाए जाने वाले खाने की तलाश में। अमेरिका और न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा वेजिटेरियन चेन होने का दावा करने वाला मिठास रेस्टोरेंट ने ऐसा खाना उपलब्ध कराने के लिए आयोजकों से बातचीत की थी, लेकिन बात बनी नहीं, ऐसा इसके मालिक का दावा है। मिठास रेस्टोरेंट के मालिक कमल अरोड़ा का कहना है कि उन्होंने मिशन इंडिया से पीएम मोदी और उनके डेलीगेट्स को नवरात्र की थाली उपलब्ध कराने की बात की थी, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। मिठास रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि व्हाइट हाउस भी इस बात को लेकर परेशान है कि वो व्रत में चल रहे भारतीय मेहमानों का स्वागत कैसे करेगा। बावजूद इसके मिठास रेस्टोरेंट को ये मौका नहीं दिया गया। मिठास रेस्टोरेंट के मालिक का दावा है कि उनके यहां नवरात्र में मिलने वाली थाली बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से तैयार की जाती है। वो भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में ये थाली उपलब्ध करा सकते थे। उन्हें अफसोस है कि उन्हें ये मौका नहीं मिला। मिठास रेस्टोरेंट के मालिक का यह भी दावा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए लड्डू और दूसरी मिठाइयों की थाली स्वागत के लिए भेजने की भी बात की थी, लेकिन आयोजक इस बात के लिए भी तैयार नहीं हुए। अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसे मिनी इंडिया कहा जाता है। इस रेस्टोरेंट में हर तरह का इंडियन खाना मिलता है। इस होटल के मालिक और कर्मचारियों को भी पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार है। इसी मिनी इंडिया रेस्टोरेंट में चलने वाली एक पान की दुकान को भी पीएम मोदी का इंतजार है। इस दुकान के मालिक गुजरात के सूरत शहर के रहने वाले हैं और कई सालों से अमेरिका में भारतीय पान की मिठास लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस दुकान में भारत में मिलने वाले पान के हर किस्म मौजूद है, जिन्हें खाने के बाद भारत में ही होने का एहसास होता है। दुकान के मालिक का कहना है कि वो मोदी जी के अमेरिका पहुंचने उनके भाषण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल को भी कॉपी कर रहे हैं। यहाँ के न्यू जर्सी में मोदी जैकेट की काफी डिमांड है और लोग इसे पहनकर मेडिसन स्क्वायर पर उनके भाषण को सुनने जाने वाले हैं। ये जैकेट आजकल खूब बिक रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया का आज से आगाज हो गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम ने मेक इन इंडिया का लोगो जारी किया, साथ ही वेबसाइट भी लॉन्च की। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एफडीआई की अलग ही परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एफडीआई का मतलब फर्स्ट डेवलप इंडिया है। उद्योगपतियों की मौजूदगी में मेक इन इंडिया को लॉन्च करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम की तुलना शेर से की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूरी में उद्योगपतियों के पलायन से पीड़ा होती है। उन्होंने कहा कि इसे अब बदलने की जरूरत है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लुक ईस्ट के साथ लिंक वेस्ट का नारा दिया। उन्होंने कहा कि दोनों के जुड़ने से ही अर्थव्यवस्था विकसित होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को हाई वे के साथ आई वेज यानी कि इंफॉर्मेशन वेज भी चाहिए। उन्होंने डिजिटल इंडिया पर भी जोर दिया। पीएम ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए उत्पाद के साथ ही साथ ऐसे ग्राहक भी जरूरी हैं जो उनके सामान को खरीद सके। उन्होंने कहा कि गरीबों को रोजगार मिलेगा तो परचेजिंग पावर खुद बढ़ जाएगी।
सुस्त पड़े भारतीय उद्योगों को पटरी पर लाने और विदेशी निवेश लुभाने के मकसद से मेक इन इंडिया प्रोग्राम बना है। इसके जरिए देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का भी लक्ष्य है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया एक मिशन है और इसका लक्ष्य लाल फीताशाही से छुटकारा पाने का है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि उद्योगपतियों को लाइसेंस पाना आसान होगा और सभी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, साइरस मिस्त्री, कुमार मंगलम बिरला, अजीम प्रेमजी, आदि गोदरेज समेत कई बड़े उद्योगपतियों और विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में देश के तमाम बड़े उद्योगपतियों, कारोबारियों के साथ ही साथ विदेशी प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। 30 देशों के 500 से ज्यादा सीईओ इस कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि उद्योगों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि अगले 12-15 महीनों में रिलायंस 12.5 लाख लोगों को रोजगार देगा। मेक इन इंडिया प्रोग्राम में पहुंचे उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम की तारीफ की। इन सभी ने एक सुर में माना कि ऐसे कार्यक्रम से उद्योग कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। जन आक्रोश रैली के दौरान संसद की ओर बढ़ रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में जमकर झड़प हुई। सचिन पायलट ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उस पर कांग्रेस सवाल पूछ रही है। इससे पहले जंतर मंतर पर कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में दिग्विजय सिंह, सीपी जोशी, सचिन पायलट और जितिन प्रसाद ने हुंकार भरी। कांग्रेसी नेताओं ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए पूछा कि अच्छे दिन कहां हैं। पीएम के स्वच्छ भारत अभियान के तहत केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने झाड़ू लगाई। दिल्ली के आरके पुरम सेंट्रल स्कूल में झाड़ू लगाकर कचरा भी उठाया। आप देख रहे हैं सुपरफास्ट 100। सीमा पर चीन की हिमाकत थमने का नाम नहीं ले रही है। खबर है कि भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ हाथापाई की। सूत्रों के मुताबिक सिक्किम सीमा के करीब नाथुला में भारतीय सेना गश्त कर रही थी, तभी चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की। बिजनौर में 12 सितंबर से फरार सिमी की 5 आतंकियों की तलाश के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। लखनऊ से आई एसटीएफ की टीम ड्रोन की मदद से अब इन आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। पहले दिन बिजनौर के आधा दर्जन गांवों में ड्रोन की मदद से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए लाभ के 2 पदों को संभालने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत राय को फिलहाल राहत नहीं मिली है। जमानत के लिए सुब्रत रॉय को 10,000 करोड़ जमा करने हैं, जिसे होटलों को बेचकर जुटाने हैं। डील के लिए उन्हें तिहाड़ जेल के कॉन्फ्रेंस हॉल में रहने की इजाजत मिली थी, लेकिन अब तक सौदा नहीं हो पाया। मोदी सरकार ने प्रशासनिक अमले में पहला बड़ा फेरबदल करते हुए करीब 50 अफसरों के तबादले कर दिए। 40 आईएएस अफसरों के विभाग भी बदल दिए गए। भारत की ओर से भेजे गए मंगलयान ने मंगल ग्रह की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी हैं। हाई डेफिनेशन तस्वीरों में मंगल ग्रह की सतह साफ दिखाई दे रही है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में सुप्रीम कोर्ट के वकील पर जानलेवा हमले के विरोध में लोगों ने जमकर हंगामा किया। नाइजीरिया के युवकों ने शाहिद हुसैन नाम के वकील का गला काटने की कोशिश की। दरअसल खिड़की एक्सटेंशन इलाके में रहने वाले वकील शाहिद हुसैन पर कल रात जानलेवा हमला किया गया था। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर इलाके में सेक्टर 9 में एक प्ले स्कूल में 2.5 साल की बच्ची के यौन शोषण का सनसनीखेज मामला सामने आया। स्कूल में हुई इस घटना के बाद गुस्साए अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। दिल्ली के मंडावली स्टेशन पर ईएमयू ट्रेन की 2 बोगी पटरी से उतरने से अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल की एक स्टील फैक्ट्री में बॉयलर में हुए धमाके के चलते 17 से 18 कर्मचारी जख्मी हो गए। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के घर की दीवार गिरने से 6 लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में मोहनगर इलाके में एक युवती बेहोश पड़ी मिलने से सनसनी फैल गई। युवती को 2 दिन पहले राजीव कॉलोनी से अगवा किया गया था। अलीगढ़ में एक महिला का अपहरण करके गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे के साथ दवा लेने जा रही थी, तभी मकान मालिक के भांजे और उसके 2 साथियों ने उसे कार में खींच लिया। यूपी के शाहजहांपुर में एक महिला को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया है। दिल्ली के पांडव नगर में निगम पार्षद के बोर्ड पर काला पेंट पोतने वाली एक महिला सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के महिपालपुर इलाके में पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने सड़क जाम करके घंटों हंगामा किया। दिल्ली के हर्ष विहार इलाके के जंगलों में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई।
गाजियाबाद पुलिस ने ट्रेनों में ब्लेड मारकर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया ने मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के फरीदकोट में 2 गुटों में हुए गैंगवॉर में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। कानपुर में पुलिस ने एक दुकान पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नकली ट्यूब बरामद की। मां दुर्गा की आराधना का पर्व नवरात्र आज से शुरू हो गया है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा की जा रही है।